हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 5 डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने गैलो-सेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ डिस्कस कर लिया था, कम्प्लीटली पढ़ लिया था हमने। लास्ट जो हमारा अब इस चैप्टर का टॉपिक बचता है वो है आइडियल गैस इक्वेशन। ये हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल एंड वाला लास्ट टॉपिक है, जिसके अंदर हम आइडियल गैस इक्वेशन देखेंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे, डेंसिटी और मोलर मास की रिलेशन देखेंगे और एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की छोटी सी जो है हमारे पास में थ्योरी है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद में वो होगा रिडॉक्स रिएक्शन। बिकॉज जब हमने वोटिंग स्टार्ट की थी, जब हमने वोटिंग डाली थी इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन और स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए, तो सबकी वोटिंग सबसे ज़्यादा तो थी स्टेट्स ऑफ मैटर पे, उसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन पे थी। तो हम इसके बाद में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो चलिए अब हम जल्दी से इसका लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ आइडियल गैस इक्वेशन। चलिए, सबसे पहले तो जो हमने लास्ट अब तक जितने भी जो थ्योरीज़ पढ़ी हैं उन सब का जो हमें मेन रिज़ल्ट मिला है, पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ी थी थ्योरी वो हमारी थी बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था चार्ल्स लॉ, हमने पढ़ लिया एवोगैड्रोस लॉ और गैलो-सेक्स लॉ। ऑलमोस्ट कंबाइन थे दोनों, एवोगैड्रोस और गैलो-सेक्स लॉ का जो कंबाइंड रिजल्ट था वो हम लिखेंगे इसके अंदर एक साथ में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने बॉयल्स लॉ में क्या देखा था। बॉयल्स लॉ जब हमने किया था तो उसके अंदर हमने कौन सी कंडीशंस देखी थी भाई। साथ साथ अगर आप रिपीट करते रहेंगे, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे, तो फिर आपको भी ऐसे होगा कि हाँ हमें याद है कि नहीं है, वो चीज़ आपको भी साथ साथ पता चलती रहेगी। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अंदर हमने क्या क्या लिया था, कांस्टेंट क्या था हमारे पास में। बॉयल्स लॉ के अंदर हमारे पास में कांस्टेंट था टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास में कांस्टेंट था और जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो थी कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है प्रेशर के। ठीक है, ये बनी थी हमारी बॉयल्स लॉ की इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ के अंदर हमने क्या कांस्टेंट लिया था भाई, हाँ बिल्कुल सही, चार्ल्स लॉ के अंदर हमने जो डिस्कस किया था और जो हमने कांस्टेंट लिया था वो था हमारा प्रेशर, कांस्टेंट था प्रेशर। और जो हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम देखते हैं चार्ल्स लॉ के बाद में हमने गैलो-सेक्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन लिया था, तो इसमें हम एक बार एवोगैड्रो एंड गैलो-सेक्स लॉ दोनों साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ एंड गैलो-सेक्स लॉ। अब इसके अंदर हमने क्या लिया था भाई, इसके अंदर हमने क्या जो है कांस्टेंट कौन सी टर्म ली थी, बिल्कुल इसके अंदर जब हमने दोनों डिस्कस किए थे तो उसके अंदर एक के अंदर हमने लिया था कांस्टेंट प्रेशर और एक के अंदर हमने लिया था कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है भाई, तो इसके अंदर जो हमारी इक्वेशन बनी थी वो बनी थी वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, हो गया ये। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है हमारी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे और एक अच्छी और एक बढ़िया इक्वेशन बनाएंगे, जो कि आप देखिए सबके अंदर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम है। ठीक है, चलो वॉल्यूम को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भाई, तीनों की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए, आप देखेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली जो है सिर्फ ये एक ही इक्वेशन है, बाकी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको हम लिख देते हैं नीचे। ठीक है, ये हमने लिख दी नीचे। अब ये क्या है, इनके बाय वन जैसे भी हमारे पास में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ होती है, यहाँ बॉक्स में बता देती हूँ, अगर हमारे पास में कोई नंबर 2 है तो उसके ऊपर थोड़ी ना 1 लगाते हैं, नॉर्मली सिर्फ सिंपल 2 लिखा है तो उसके नीचे 1 होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे नीचे P है, ऊपर की तरफ क्या आएंगे T और N। ठीक है, समझ आ गया। अब हमारे पास में जो है ये इक्वेशन बन गई है, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन लगेगा। ठीक है भाई, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T बाई P। अब हम यहाँ क्या करेंगे, साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी का, और पीछे इन इक्वेशंस के अंदर हम K1, K2, K3, K4 लिखते आए थे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के बाद में, इसके अंदर हम लिखेंगे V इज़ इक्वल्स टू
nRT/P। समझ आ गया? बहुत इजी है, इतना तक तो आप सबको समझ आ गया होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम इसी इक्वेशन को अरेंज करेंगे वापस से। तो अब ये क्या इक्वेशन बनेगी, चलिए देखते हैं। PV इज इक्वल्स टू nRT। और ये इक्वेशन मेरे ख्याल से आप सबने कहीं ना कहीं इक्वेशन ज़रूर देखी है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई और इस इक्वेशन को कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई? बहुत इजी है, एक बार फिर से देख लीजिए। जल्दी से आपको क्विक रिव्यू दे देती हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था बॉयल्स लॉ के अंदर, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/P के। जिसने भी ये वाली इक्वेशंस, ये वाले लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाके देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आई है, वरना आपको बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि ये वैल्यूज़ कहाँ से और हमने कैसे ली हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले वो वीडियो जाके देखिए। बॉयल्स लॉ के अंदर हमने क्या किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था, वॉल्यूम जो थी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी प्रेशर के। चार्ल्स लॉ के अंदर हमने कांस्टेंट प्रेशर लिया था, वॉल्यूम जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के। एवोगैड्रोस लॉ और गैलोसैक लॉ में हमें कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर लिया था, जिसमें वॉल्यूम जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी नंबर ऑफ मोल्स के। फिर हमने इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। तीनों के अंदर वॉल्यूम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में था, हमने तीनों का कॉमन लेके वॉल्यूम को इस तरफ प्लेस कर दिया। नीचे डिनोमिनेटर की साइड में जो है वो हमारे पास में आया था P, और ऊपर की तरफ जो है हमारे पास में इस इक्वेशन का N और इस इक्वेशन का T, हमने दोनों लिख दिया और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वैसे के वैसे लगा दिया। फिर इसके बाद में हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के यहाँ पे लिख दिया R, जो कि है गैस कांस्टेंट इसको कहा जाता है। फिर इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, P को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो हो गया PV इक्वल्स टू nRT। ये बन गई हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट गैस इक्वेशन है ये, हर एक एग्ज़ाम के अंदर यूँ कह सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आता है। चलिए, अब इसको अगर आगे हम गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी चाहें, जैसे कि अगर हमें R की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम इससे निकाल सकते हैं PV/NT कर सकते हैं। मतलब इसको हमने फिर से रीअरेंज कर दिया है। किस तरीके से किया है, R की वैल्यू निकालनी है तो R यहीं रहा, ये दोनों जो है N और T जो है इसके नीचे हो जाएंगे शिफ्ट। तो ये क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू PV/NT। ठीक है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। मैं एक बार यहाँ लिख भी देती हूँ कि ये क्या है, गैस कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। इसे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है, और जो इसे R को जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। और ये जो हमारी इक्वेशन बनती है इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन जो हमारे पास में आती है, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन जब हमारे पास में आती है तो इस इक्वेशन के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर गिवन हो तो हम R की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी 4 वैल्यू गिवन होंगी ये कैलकुलेट करनी होगी, या फिर इनमें से कोई एक गिवन नहीं होगी, ये गिवन होगी तो आपको वो कैलकुलेट करनी होगी। ये जो इक्वेशन है ये हर एक वैल्यूज़ के लिए यूज़ की जा सकती है। शर्त सिर्फ इतनी होती है कि वो इक्वेशन जो है जिसके लिए हमें कर रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल होनी चाहिए, या फिर सभी की सभी कंडीशन जो है वो आइडियल गैस की फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं गैस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, R की वैल्यू जो है वो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एक STP कंडीशन लगाएंगे, यानी कि हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाएंगे, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर ऑब्वियसली यही कंडीशन एप्लीकेबल होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन लगाएंगे, जिसमें हमें पता है कि टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड कितना होता है भाई, 273.15 केल्विन। प्रेशर हमें पता है कितना होता है, 1 बार या फिर 10⁵ पास्कल्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास में उस कंडीशन के अंदर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन के अंदर हमने पीछे जो हमारी एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने बॉयल्स लॉ या चार्ल्स लॉ डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम की भी वैल्यू देखी थी कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम अगर इस कंडीशन में लेंगे तो कितनी होगी, तो होगी 22.71 लीटर मोल इनवर्स। ये होगी हमारे पास में कंडीशन। अब ये सारी की सारी कंडीशन हम लगाएंगे इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर हम ये सब की सब कंडीशन लगाएंगे और हमारे पास में जो मोल्स होंगे वो n इज इक्वल्स टू जो है 1 मोल की कंडीशन के अंदर हम इस वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई है। चलिए अब जल्दी से हम इस वैल्यू को प्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर और R की जो गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। तो R इज इक्वल्स टू प्रेशर कितना लिया है, 10⁵ पास्कल्स,
इंटू वॉल्यूम है हमारी 22.7 इंटू, अब ये लीटर मोल इनवर्स में है, ये हमारी केल्विन में है, तो हम इसे क्या है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास में आ जाएगी 10⁻³ मीटर क्यूब। अब देखिए नीचे आएगी हमारी n जो हमने कंडीशन बताई थी 1 मोल के लिए ले रहे हैं। उसके बाद में जो है टेम्परेचर जो है वो हमारा 273.15 केल्विन हो गया है। ठीक है, बहुत इजी है। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद में जो हमारी वैल्यू आती है आइडियल गैस इक्वेशन की, वो बनती है 8.314 पास्कल मीटर क्यूब केल्विन इन्वर्स ये वाला है और मोल इन्वर्स ये वाला है। ठीक है, ये है 1 पास्कल मीटर क्यूब, केल्विन नीचे वाला है ये ऊपर आएगा केल्विन इन्वर्स, और ये मोल ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर आएगा मोल इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम एक फ़िक्स वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं अप्रॉक्स करके, तो 8.314 इंटू 10⁻² बार लीटर केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। और एक और जो यूज़ की जाती है 8.314 वो होती है जूल केल्विन इन्वर्स मोल इन्वर्स। ठीक है भाई, ये है नॉर्मल सारी की सारी यूनिट्स के अंदर आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्ज़ाम्स में, और ये सब की सब यूनिट्स के साथ आपको इक्वेशन गैस कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हर एक क्वेश्चन में आपको गिवन होती है वैल्यूज़, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें या तो 8.314 वैल्यू आपको गिवन होगी, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर यूनिट गिवन होगी कि जूल केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स में जो है जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो उस तरीके से फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था कंप्लीट डेरिवेशन की किस तरीके से जो है गैस कांस्टेंट कम्प्लीटली इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो डिराइव की गई थी और किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑल एंड ऑल कहा गया कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो एक तरीके से 4 वेरिएबल्स, ऑब्वियसली ये हमारे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, तो ये मोस्टली क्या है 4 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, और जो है ये इक्वेशन जैसे 4 गैस इक्वेशन 4 वेरिएबल्स पे कैसे, आर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, पी वी इज इक्वल्स टू एन, और टी जो हैं ये ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं और इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं रहती है, जबकि आर जो गैस कांस्टेंट है इसकी फिक्स ही रहेगी। तो इस वजह से क्या है ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो है इन 4 वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है, और साथ ही साथ ये वाली इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हर एक गैस की स्टेट को एक्सप्लेन करती है। इस वजह से इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, ये जो इक्वेशन है ये हर एक गैस की स्टेट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती है, इस वजह से इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। कभी कभार जो है जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जो है एग्ज़ाम्स के अंदर ये वाली कंडीशन या फिर ये पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट कौन सी है, और उसमें 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका दूसरा नेम भी क्या है। चलिए अब हम क्या है एक कंडीशन लेते हैं और इसी पी वी इक्वल्स टू एन आर टी के अंदर क्या करते हैं एक तरीके का रिलेशन जो है हम मेंटेन रखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर हम नॉर्मल कंडीशन पे ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने T1, P1 और जो है हमने फर्स्ट कंडीशन ये ली हुई थी कि एक गैस है उसका टेम्परेचर T1 है और जो उसका कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो V1 है और उसका प्रेशर जो है वो P1 है। ठीक है, अगर हम उसी के बाद में रिपीटेशन में दूसरी कंडीशन लें कि थोड़े वक्त बाद अगर उसकी कंडीशन चेंज हो जाए तो ऑब्वियसली T2 हो जाएगी, वॉल्यूम V2 हो जाएगी और प्रेशर जो है वो P2 हो जाएगा। तो अगर इनके बीच में रिलेशन जब बनेगी तो ऑब्वियसली क्या बनेगी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू NR, बिकॉज मोल्स जो है वो हम सेम रख रहे हैं दोनों गैसेस के लिए, और जो दूसरी के लिए बनेगी वो बनेगी P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू NR। ठीक है, बिकॉज मोल्स दोनों के लिए कांस्टेंट हैं तो ये दोनों के सेम आ गए, तो इस वजह से इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 और T2। अब इस तरीके से भी आपके जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, चारों में से कोई भी एक वैल्यू जो है आपको गिवन नहीं होगी, वो आपको कैलकुलेट करनी होगी। बाकी सारी 6 वेरिएबल्स में से एक गिवन नहीं हो और बाकी 5 आपको गिवन होंगे, तो इस तरीके से भी आपके जो है कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो हमारे पास में एक तरीके की कहते हैं एक रिलेशन बनती है इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एक गैस की, इसको कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ, इसको कहा जाता है कंबाइंड गैस लॉ।
बिकॉज़ इसके अंदर क्या होगा, दोनों की जो दोनों कंडीशन होगी इनिशियल और फाइनल वाली, दोनों कंबाइन हो गई है और इससे हम न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे क्या है, कंबाइंड गैस लॉ कहा जाता है। ठीक है भाई, ये था एक नॉर्मल कंसेप्ट आइडियल गैस इक्वेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल इजी कंडीशन थी। इसका आपको आपकी बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर एक क्वेश्चन भी दिया गया है, वो भी आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। बिल्कुल यही है, आपको 6 में से कोई 5 वैल्यूज़ गिवन है और आपको एक जो है वो कैलकुलेट करनी है। चलिए अब हम देखते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो कि हमें पूछा जाता है बहुत बार एग्ज़ाम्स में, जो कि है डेंसिटी एंड पूछा जाता है मोलर मास के बीच में। डेंसिटी एंड मोलर मास जो होता है उसकी वैल्यू पूछी जाती है गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो हमें इक्वेशन पता है PV = nRT, इसी के थ्रू हम इन दोनों की वैल्यूज़ देखेंगे गैसियस सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, तो हम इसे जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं किस तरीके से, N/V = P/RT भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और जो V है उसको हम N के नीचे ले आए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि N की वैल्यू क्या होती है, मोल्स अपॉन में मोलर मास। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम N की वैल्यू प्लेस कर देंगे, तो वो आएगी हमारे पास में स्मॉल m कैपिटल M V वॉल्यूम और फिर आ जाएगी P/RT। ठीक है भाई, बहुत इजी है। अब देखिए आगे हमें पता है कि मोल्स जो होते हैं बाय वॉल्यूम, मास जो होता है बाय वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास में डेंसिटी होता है। तो हम यहाँ पे जो है इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, मास बाय वॉल्यूम की जगह हम लिख देंगे डेंसिटी अपॉन में मोलर मास = P/RT। ये आ गई है हमारे पास में इक्वेशन, बहुत सही, जो कि हमें पूछी थी किसके किसके बीच में, डेंसिटी और मोलर मास के बीच में। ये हमने बता दिया कि गैसियस सब्सटेंसेस के लिए डेंसिटी बाय मोलर मास की जो वैल्यू है वो प्रेशर और जो है हमारा टेम्परेचर, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ये थी हमारी नॉर्मल इक्वेशन जो कि हमने डिस्कस की डेंसिटी और मोलर मास की। अब हमारे पास में आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने अपना एक लॉ दिया था पार्शियल प्रेशर के लिए, उसको ही हम एक्सप्लेन करेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नॉर्मल है, इसकी भी इक्वेशन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये है कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है तो आपको फिर पढ़नी ही है। चलिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या कहा गया है, एक जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था, 1801 के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो टोटल प्रेशर है एक मिक्सचर के थ्रू जो एग्जर्ट किया जाता है, एक टोटल प्रेशर कोई भी नॉन रिएक्टिव गैस का, वो इक्वल होता है उस सभी गैसेस के। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, इसके अंदर 2-3 गैसेस हैं। ठीक है, 2-3 गैसेस हैं, जैसे कि हमारे पास में G1, G2 और G3। ठीक है, गैस 1, गैस 2 और गैस 3 है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि इन सब गैसेस के द्वारा, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, ये रिएक्ट नहीं करेंगी, ये इन सब नॉन रिएक्टिव गैसेस के द्वारा जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा वो बराबर होगा हर एक गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, हमारे पास में ये 2-3 गैसेस का मिक्सचर है, तीनों की तीनों गैसेस हैं, G1, G2, G3 नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। जब ये नॉन रिएक्टिव गैसेस जो हैं कोई भी प्रेशर अगर एक्सर्ट करती है, यानी मिक्सचर जो है नॉन रिएक्टिव गैसेस का अगर प्रेशर इनसे कोई एक्सर्ट होता है, तो वो प्रेशर जो है हर एक इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा कोई भी एनक्लोज सेपरेट वॉल्यूम के अंदर, वो सब इनके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर G1 जो गैस होगी वो अपना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेगी P1, G2 जो गैस होगी उसका पार्शियल प्रेशर होगा P2 और G3 गैस का पार्शियल प्रेशर होगा P3। ठीक है, तो जो पार्शियल प्रेशर, जो टोटल पार्शियल प्रेशर आएगा इन तीनों के थ्रू, वो होगा P1 + P2 + P3। और अगर जो भी हमने आगे और भी अगर मान लो इसके अंदर गैसेस हमने Gn तक ली हुई हैं, तो वो बिल्कुल जो है सबके पार्शियल प्रेशर के बिल्कुल बराबर होगा। ये कंडीशन जब हम कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम की कंडीशन होगी, तभी ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तीनों गैसेस की तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तीनों गैसेस के लिए तब भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है,
अब देखिए गैसेस क्या होती हैं, जनरली हम क्या करेंगे, कलेक्ट करते हैं ओवर वाटर और देयरफॉर क्या होती है, मॉइस्ट हो जाती हैं। प्रेशर जो होगा ड्राई गैस का, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम दी टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर होगा हमारे पास में मॉइस्ट गैसेस का, ठीक है। प्रेशर जो एग्जर्ट किया जाएगा सैचुरेटेड वाटर वेपर के थ्रू, उसको कहा जाता है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन जो होती है वाटर की डिफरेंट होती है डिफरेंट टेम्परेचर पे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमने गैसेस ली हुई हैं और उनको वाटर के साथ में कलेक्ट किया हुआ है, तो वो गैसेस क्या हो जाएंगी, जो भी यहाँ गैसेस प्रेजेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी, मॉइस्ट हो जाएंगी। गैसेस मॉइस्ट हो जाएंगी तो उससे हम टोटल जो उनका पार्शियल प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास में पहले पार्शियल प्रेशर जो हमें ड्राई गैस का निकालना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, यानी जो हमारे पास में पी टोटल है, जो हमारे पास में पार्शियल प्रेशर टोटल है, उसमें से हम माइनस कर देंगे एक्वस टेंशन को। एक्वस टेंशन कौन क्रिएट करेगा, एक्वस टेंशन क्रिएट करेगा जो हमने वाटर लिया हुआ है, या फिर यूँ कहें कि जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वाटर का, वो एक्वस टेंशन जो क्रिएट करेगा उसको हम रिड्यूस कर देंगे किस में से, जो हमारे पास में टोटल पार्शियल प्रेशर होगा। टोटल पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, सभी गैसेस को क्या है, सभी गैसेस का पार्शियल प्रेशर ऐड कर लेंगे, उससे हमारे पास में टोटल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। और फिर उस टोटल पार्शियल प्रेशर को जो वाटर वेपर की जो द्वारा जो एक्वस टेंशन क्रिएट की गई होगी उससे हम उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और हमारे पास में जो है पार्शियल प्रेशर आ जाएगा ड्राई गैस का, ठीक है। ये जो है टोटल डाल्टन्स लॉ का एक्सप्लेनेशन था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। आज जो हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से जो है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलोसैक लॉ, किस तरीके से सब की सब इक्वेशन को कंबाइन करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, और साथ ही साथ में उसको किस तरीके से कंबाइन गैस लॉ डिस्कस किया। कंबाइन गैस लॉ डिस्कस होने के बाद में हमने देखा डेंसिटी और मोलर मास की जो रिलेशन होती है वो एक गैसियस सब्सटेंस के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, और लास्ट में हमने देखा डाल्टन्स लॉ जो है वो किस तरीके से शो किया जाता है पार्शियल प्रेशर के लिए, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। जिसने भी कंप्लीट इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं जल्दी से जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जल्दी से उस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट जो है इस चैप्टर की मिल जाएगी, और आप उसमें से क्या है सब जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 6, लास्ट हमारा ये 6th पार्ट है, इस तक आपको सारी की सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगी। वहाँ पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि कौन सा पार्ट आपको समझ नहीं आया है और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छे से समझ आया है। और जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।